बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि नॉर्थ कराची में 5 डाकुओं के घर में घुसकर लूटमार की कोशिश, पुलिस का बरवक्त एक्शन। मुकाबले में 5 डाकू हलाक, 3 फरार हो गए। मुलजिमान दरवाजे की ग्रिल और कुंडी काटकर घर में दाखिल हुए। घर के अफराद को असलहे के जोर पर यरगमाल बनाया और तशद्दुद भी किया। मुलजिमान ने नकदी, जेवरात, लैपटॉप्स और दीगर सामान लूटा है। SSP सेंट्रल मारूफ उस्मान के मुताबिक मुलजिमान सफेद गाड़ी में आए थे। आपको बताते चलें कि नॉर्थ कराची में 5 डाकुओं की घर में घुसकर लूटमार की कोशिश पुलिस ने नाकाम बना दी है। पुलिस का बरवक्त एक्शन और मुकाबले में 5 डाकू हलाक जबकि 3 फरार हो गए हैं। मुलजिमान दरवाजे की ग्रिल और कुंडी काटकर घर में दाखिल हुए। घर के अफराद को असलहे के जोर पर यरगमाल बनाया और उन पर तशद्दुद भी किया गया है। मुलजिमान से नकदी, जेवरात, लैपटॉप्स और दीगर सामान भी लूटा गया। शाहजेब हुसैन से मज़ीद तफसीलात जान लेंगे। शाहजेब, बताइएगा आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं और क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, देखिए ये 4:30 बजे का वाक़या रोनमा हुआ था। यहाँ पर जो है जिस घर में मैं मौजूद हूँ ये नॉर्थ कराची सेक्टर 11B है और सर सैयद थाने की हदूद आती है। और यहाँ पर 5 से ज़ायद जो मुलज़मान थे वो घर में दाखिल हुए थे और घर वालों को जो है यरगमाल बना लिया था। इनकी तादाद जो है वो 7 बताई जा रही है, लेकिन मेरे साथ जिनके घर में ये डकैती की वारदात हो रही थी वो भाई मौजूद हैं और इनको जो है डाकू ने तशद्दुद का भी निशाना बनाया है। और ये बताएगा सर कि क्या वाक़या रोनमा हुआ था, पूरी डिटेल से जो है थोड़ा सा बताएगा। सर ये 4:15 4:30 बजे की बात है। रात में ये बाकायदा गेट का इन्होंने ताला तोड़ा है। ताला तोड़ के अंदर दाखिल हुए हैं। अंदर के जो सामने रूम था उसकी उन्होंने खिड़की तोड़ी है। खिड़की तोड़ के अंदर दाखिल हुए हैं और बाकायदा भाई के कमरे का दरवाज़ा तोड़ा है और अंदर दाखिल होकर इन्होंने भाई को दर्दोकोप किया। फिर भाभी को और भाई के हाथ बांधे। भतीजा था उसको भी मारा इन्होंने और अलमारियाँ वगैरह तोड़ी, पूरा सामान वगैरह बिखेर दिया। जो सामान समेट सकते थे उन्होंने समेटा और फिर मेरी भाभी को लेके ये ऊपर आए। मैं ऊपर रिहाइश पजीर था। उन्होंने ऊपर का पहले टीवी लॉन्च का दरवाज़ा तोड़ा, बाकायदा दरवाज़ा तोड़ा। जब मुझे आवाज़ आई तो मैं उठा। मैंने उठ के अपना कमरे का दरवाज़ा खोला तो उन्होंने मेरे मुँह पर एक मुक्का मारा। जैसे मुक्का मारा तो मैं बदहवास हो गया। फिर मुझे उन्होंने बेड पे लिटाया, कहा खामोश रहो, अगर ज़्यादा शोर मचाओगे तो हम तुम्हें मार देंगे। ये 5 के करीब अफगानी थे पठान और इन्होंने मेरे हाथ बांध दिए। मेरी वाइफ को भी इन्होंने थप्पड़ वगैरह मारे। फिर उन्होंने अलमारियाँ खोली, अलमारियाँ तोड़ी, फिर पूरा सामान बिखेरा। फिर मेरा जेवर, कैश वगैरह जो था इन्होंने सब समेटा और मेरा लैपटॉप वगैरह सब इन्होंने बोरा बनाया और मेरी वालदा वालिद को उनके कमरे से लेकर आके मेरे कमरे में बिठाया। मेरी वालदा के हाथ के इन्होंने जेवर उतारे, चूड़ियाँ वगैरह पहनी हुई थी वालदा और कान की बालियाँ इन्होंने निकलवाई और बोला बस खामोश है ना, अगर ज़्यादा शोर मचाओगे तो हम तुम्हें मार देंगे। और मेरे शुरू में जब मैंने शोर मचाया था, सुबह का टाइम था, पड़ोसी मेरे जागे हुए थे, उन्होंने 15 पे कॉल की और बर वक्त सिंध पुलिस की कार्रवाई से इनको जहन्नुम रसीद किया। जी बिल्कुल, जिस तरीके से जो शहरी ने बताया। अच्छा, ये बताएगा कि आप इस पुलिस की कारकर्दगी को क्या कहना चाहेंगे? सर मैं तो बहुत मशकूर हूँ। शाहिद साहब जैसे जो हैं यहाँ के पुलिस सर सैयद थाने के, वो बर वक्त कार्रवाई, मुझे बहुत खुशी है। अगर इसी तरह की कार्रवाइयाँ अगर होती रही आगे भी तो मैं समझता हूँ कि डकैतियाँ जो हमारे 11B में बहुत ज़्यादा हो गई हैं, इस पर कुछ कंट्रोल हो सकता है। ये बताएगा कि यहाँ से जो लूटमार हुई वो तमाम तरजीह से महफूज हैं? सर कुछ सामान अभी पुलिस वालों ने रिकवर कर लिया डकैतों से जो मारे गए और अभी सामान मुझे मिला नहीं है। मैं अभी थाने जाऊंगा तो मैं वहाँ से भी अपनी शनाख्त करके सामान लूँगा। जी बिल्कुल, क्राइम सीन यूनिट ने जो है जाए वक़्त से शवाहिद जमा किए गए हैं। लाश को अब्बासी शहीद अस्पताल जो है मुंतकिल कर दिया गया है और जो उनकी शनाख्त आ रही है, अगर उस हवाले से मैं बताऊं तो उनकी शनाख्त का अमल जो है जारी है। पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि जो तलाश ऐप है उसके ज़रिए भी जो है उन मुलज़िमान का जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो सामने लाया जा रहा है। जबकि मैं आपको बताऊँ कि जो करोला गैंग जो है उसने पहले भी जो है मुतादिद वारदातें की थी और इसके साथ ही साथ जिस तरीके से हमने देखा गया अब से कुछ दिन कबल फिरोज़ाबाद और हैदराबाद थाने की हदूद के करीब एक घर में भी जो है मुलज़िमान दाखिल हुए थे तो पुलिस ने उनको जो है इनकाउंटर करके जो है मार दिया था। उसमें भी जो है उनका ताल्लुक करोला गैंग से जो है बताया जा रहा था। इस हवाले से बताऊं कि अभी तक जो है पुलिस ने यहाँ से जो जाए वक़्त से जो शवाहिद जमा किए हैं उनसे भी जो है उनको जो है थाने लेकर गई हैं और उसको जो है उसका जो है बयान रिकॉर्ड कर रही हैं। जबकि हमारी SSP सेंट्रल मारूफ उस्मान से बात हुई तो उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि मुलज़िमान के कब्ज़े से जो हलाक मुलज़िमान
मुलजिमान हैं उनके कब्जे से असला भी जो है बरामद हुआ है, और साथ ही साथ उनके जो दोस्त हैं उन बताया जा रहा है कि उनके जो साथी थे वो जो है उसमें से 2 मुलजिमान जो है फरार हुए हैं। ताहम पुलिस जो है इस वाक़े की मज़ीद तहकीकात कर रही है, अतराफ़ की CCTV फुटेज हासिल करी है कि आया कितने मुलजिमान थे, लेकिन जो यहाँ से बयान कलमबंद किए गए उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि 2 मुलजिमान यहाँ से फरार। अहम तरीन केसेस में सिंध पुलिस की नाकिस तफ्तीश पर हाई कोर्ट कराची पुलिस चीफ पर बरहम। पुलिस चीफ ने शहर में 80,000 जराइम रिपोर्ट होने का इंकशाफ किया। अदालत ने इस्तफसार किया कि जराइम बढ़ते जा रहे हैं, कंट्रोल के लिए क्या इकदाम कर रहे हैं। मुलजिम पकड़ने पर कामयाबी के दावे किए जाते हैं, तफ्तीश ही ठीक नहीं होती तो मुलजिमान बरी हो जाते हैं। जावेद आलम ओढो ने कहा कि पुलिस के पास क्राइम सीन यूनिट मौजूद है, तफ्तीशी अफसर को ट्रेनिंग दे रहे हैं। मज़ीद इस पर क्या तफसीलात हैं, बिलाल अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल बताइएगा। जी, अहम तरीन केसेस में सिंध पुलिस की नाकिस तफ्तीश पर हाई कोर्ट ने कराची पुलिस चीफ पर बरहमी का इजहार किया है। जस्टिस अमजद अली तहतों का जावेद आलम ओढो से मुकालमा हुआ और उन्होंने कहा कि सिंध पुलिस की नाकिस तफ्तीश के बायस कातिल भी छूट जाते हैं, शख्सी बरी हो जाते हैं। एक एक आप फाइल दिखाऊं तो अंदाजा होगा कि कराची पुलिस क्या कर रही है। जस्टिस अमजद अली तहतों ने मजीद कहा कि पंजाब पुलिस की तरह थाना कल्चर को बेहतर क्यों नहीं कर सकते, तफ्तीश के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए एक सिस्टम बनाएं, तफ्तीश के लिए बजट मुख्तस करें और थानेदारों को इस बजट के सिलसिले में उनसे जवाबदेही भी तलब करें। तफ्तीशी अफसर को तफ्तीश के पैसे नहीं मिलते और असल तफ्तीश का पैसा खा जाने वाले जो बंदा है उसका तफ्तीश नहीं हो पाती। इस वजह से अदालत ने कहा कि ये कड़वा सच है, आपको सुनना पड़ेगा। तफ्तीशी अफसरान के पास तफ्तीश के लिए पैसे तक नहीं होते। एक मौका पर कराची पुलिस चीफ ने पुलिस की तफ्तीशी जो सिस्टम है, निज़ाम है, उसको बेहतर बनाने की यकीन दहानी कराई। अदालत ने मुख्तलिफ जराइम मुलजिमान की तरफ से जो जमानतों के केसेस हैं उनमें जो नाकिस तफ्तीश है उस पर कराची पुलिस चीफ से आइंदा समाअत के लिए रिपोर्ट तलब कर ली है। जी, रिपोर्ट भी तलब की गई है। बहुत शुक्रिया बिलाल अहमद, तफसीलात से हमें आगाह कर रहे थे। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर आवाम के साथ रिक्शा ड्राइवर्स भी परेशान हो गए। रिक्शा ड्राइवर्स ने भी किरायों में 20 से 30 रुपये इजाफे का इंदिया दे दिया। इस हवाले से मजीद बताएंगे हमारी नुमाइंदा आयमा खान। जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो है वो गुज़िश्ता रोज़ जो है इजाफा हो गया था, जिसके बाइस जो है पेट्रोल की कीमत 17 रुपये 50 पैसे इजाफे के बाद पेट्रोल जो है 290 रुपये फ़ी लीटर हो गई है। इस हवाले से बात करने के लिए हम जानते हैं, हमारे साथ ड्राइवर मौजूद है, रिक्शा ड्राइवर। जी बताइएगा कि पेट्रोल की कीमत कल बढ़ गई है, तो अब आप क्या देख रहे हैं कि किरायों में इजाफा करेंगे रिक्शों के? तो जाहिर सी बात है, हमें वारा का आता नहीं है। पहले 270 रुपये का था, अभी 20 रुपये और बढ़ा दिया 290 रुपये में, तो बिल्कुल वारा नहीं खाता। हमारा किराए का मकान है, बच्चों का ख़र्चा है, तो इसमें अगर एक तनख्वाहदार बंदा है तो वो भी आप एफोर्ड नहीं कर सकते, मतलब बर्दाश्त नहीं कर सकते वो। तो हम जाएं, लेकिन कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, किसके पास फरियाद करें? अजय भाई, ये बताइएगा कि हुकूमत से क्या अपील करेंगे? हम देख रहे हैं कि आए रोज़ जो है पेट्रोल की कीमत बढ़ जाती है, रोज़ ब रोज़ जो है इजाफा होता जा रहा है, तो इस हवाले से आप हुकूमत से क्या अपील करेंगे? हुकूमत है कहाँ जो हम अपील करें? किससे अपील करें, किसके पास जाए? अल्लाह के सिवा तो और कोई है ही नहीं। जो भी आता है बोलते हैं हम महंगाई ख़त्म करेंगे, कोई भी नहीं है, ना पुरसान शहर है ये। जी बिल्कुल, हमारे साथ रिक्शा ड्राइवर मौजूद थे। आपने सुना इनका ये कहना था कि जाहिर सी बात है पेट्रोल की कीमत में जब इजाफा होता है तो साथ ही साथ जो है वो किरायों में भी इजाफा हो जाता है। साथ ही साथ इनका ये भी कहना था कि हम हुकूमत से क्या अपील करें, हुकूमत तो है ही नहीं जो इन चीज़ों को कंट्रोल कर सके, महंगाई को कंट्रोल कर सके। जी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, शहर से बाहर जाने वालों को नई मुश्किलात का सामना। इंटरसिटी बसों के किराए 200 रुपये तक बढ़ा दिए गए। मज़ीद जानते हैं हमारी नुमाइंदा राबेल अशरफ से। जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद इंटरसिटी ट्रांसपोर्टर्स ने भी जो है किरायों में इजाफा कर दिया है। हमारे साथ टिकट मालक मौजूद है, इनसे मजीद जान लेते हैं। भाई मुझे ये बताएं कि किरायों में आप लोगों ने कितने फीसद इजाफा कर दिया है रात में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद? 272 रुपये लीटर डीजल था, अब जो है ना 295 रुपये हो गया है। मजीद डीजल बढ़ने की वजह से जो है ना अभी 100 रुपये फी जो है ना किराया हम लोगों ने बढ़ा दिया है। पहले 1400 रुपये ले रहे थे, आजकल हम 1500 रुपये ले रहे हैं। सेवन का 1200 रुपये ले रहे हैं, मेड का जो है ना 1400 रुपये ले रहे हैं, लाड़काने का 1500 रुपये ले रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना हमारे साथ टिकट मालकान मौजूद है, उनको यही कहना है कि टिकट के जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद जो है इन्होंने किराया में इजाफा कर दिया है। 100 से 200 रुपये जो है इन्होंने तमाम जो कराची से लाड़काना या सेवन जाने वाली जो बसें उनकी कीमतों में जो 100 से 200 रुपये का इजाफा किया है। जी
पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली की कीमतों में होशरुबा इजाफे के खिलाफ ताजर बरादरी ने 18 अगस्त को बोल्टन मार्केट पर मुजाहिरे का ऐलान किया। चेयरमैन ऑल कराची ताजर इत्तेहाद अतीक मीर का यह कहना था कि एहतजाज को मुल्क गिर सतह पर फैलाया जाएगा। तफसीलात जान लेते हैं काबिश मेमन से। बिल्कुल देखें, बढ़ती हुई महंगाई के सबब ताजिर बरादरी की मुश्किलात में भी इजाफा हो गया और अब कराची की मुख्तलिफ ताजिर तंजीमों ने एहतजाज के हवाले से हिकमत अमली मुरतब कर ली है। बोल्टन मार्केट के मकाम पर 18 अगस्त को एहतजाज की कॉल दी गई है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन अतीक मीर, उनसे बात करते हैं। मीर साहब, ये बताइएगा, एहतजाज के हवाले से काफ़ी अफवाहें भी गर्दिश कर रही थी, बाज़ाब्ता तौर पर अब ऐलान हो चुका है, तो क्या हिकमत अमली होगी और किस तरह इसको आगे लेके चलेंगे? देखिए, ताजिरों में इश्तियाल तो उस वक्त से था जब से ये यके बाद दीगरे पेट्रोल और बिजली की कीमतें बढ़ रही थी। उसके नतीजे में महंगाई भी जो काबू से बाहर थी। अब चूँकि तंग आमद बाजंग आमद कराची भर के ताजिरों ने यकजा होकर मुत्तहिद होकर एक कॉल दे दी है और ये अब एक तसलसल रहेगा हर मार्केट में, हर इलाके में ये बढ़ेगा और मुल्क की सतह पे इसको फैलाया जाएगा। तो अब एक चीज़, एक रस्मन एहतजाज नहीं है कि महंगाई ज़्यादा है इसको कम, अब बर्दाश्त में नहीं है। तिजारत सुकड़ती चली जा रही है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है और हुकूमती सतह पर ना पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की रोकथाम है, ना ही बिजली की। हर 15 दिन में, 20 दिन में ये एक मनहूस खबर आती है कि पेट्रोल इतने रुपए बढ़ गया, बिजली इतने फ़ीसद बढ़ गई। इस पर ऐसा लगता है कि मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान का निज़ाम IMF ने संभाल लिया है। अब मैं समझता हूँ हमारे लिए कोई चारा कार नहीं है कि हम इसके ख़िलाफ़ एक भरपूर एहतजाज करें और कराची भर के ताजिर जो इस वक्त एक पेज पर हैं और सबका एक ही मुतालबा है कि बिजली और पेट्रोल की कीमतें कम की जाएं ताकि महंगाई का अंसर कम हो और हमें कारोबार और रोज़गार ज़िंदगी इसे बहाल करने का मौका मिले। बिल्कुल देखें, चेयरमैन ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद अतीक मीर इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और 18 अगस्त को जो एहतजाज की कॉल दी उस हवाले से बता रहे थे। उनका कहना था कि भरपूर एहतजाज होगा, ताजिर तंजीमों की बेशतर ऐसी नुमाइंदे हैं और एहतजाज में शरीकों के बुनियादी मुतालबा है कि बिजली के जो बुनियादी टैरिफ में इजाफा किया गया उसको वापस लिया जाए और बिजली की कीमतों को कम किया जाए। जी, चेयरमैन बोल्टन मार्केट शरीफ मेमन ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज की हिमायत कर दी है। शरीफ मेमन कहते हैं कि जुम्मे को महंगाई के खिलाफ एहतजाज किया जाएगा। ताजर मैदान में आ गए हैं, मिलकर एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। मेरी आप सब दुकानदारों से दरख्वास्त है कि जुम्मे के दिन 2:30 बजे इकबाल क्लॉथ मार्केट के सामने, मेमन मस्जिद के सामने एक एहतजाज कर रहे हैं जिसमें पूरी कराची की ताजिर तंजीमें शिरकत कर रही हैं और जिन्होंने हमारे साथ ऐलान कर दिया इस एहतजाज में शिरकत की। तो मेरी बोल्टन मार्केट ताजिर इत्तेहाद एसोसिएशन की जितने भी मुंसिफ मार्केटें हैं, जितने भी लोग हैं, तमाम लोग वहाँ पे आए, शिरकत करें। मैरिट रोड वाले, कोरी गार्डन वाले, मेडिसिन मार्केट वाले, जोरिया बाजार वाले, तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि सब भाई आए वहाँ पे एहतजाज करने के लिए। ये इंशाल्लाह हमारे आने वाले मुस्तकबिल के लिए, ये आपके लिए, हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए है। क्योंकि जिस तरीके से महंगाई आ रही है, देखा आपने माजी में भी किस तरीके से बिलों के ऊपर मनमाए चाहे 6,000 रुपये लगा दिए थे। तो हमने एहतजाज कर करके वो 6,000 रुपये भी खत्म करे और इंशाल्लाह ताला ताजिर फिर मैदान में आ गए और इंशाल्लाह ताला फिर हम मिलकर इंशाल्लाह इस महंगाई को भी दूर करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़े इजाफे पर बस कंडक्टर भी बौखला आ गए। कहते हैं हम भी किराया बढ़ाने पर मजबूर हैं। हर 15 दिन बाद पेट्रोल और डीजल महंगा हो जाता है। अब कम से कम किराया 20 रुपये बढ़ाएंगे। तफसीलात जानते हैं हमारी नुमाइंदा अक्सा शाहिद से। जी बिल्कुल, नई हुकूमत ने आते ही आवाम पर बड़ा बम गिरा दिया। रात गए पेट्रोल पे 17 रुपये 50 पैसे का इजाफा करके पेट्रोल की कीमतें 290 रुपये 45 रुपये तक पहुंच चुकी हैं। इस वक्त मैं एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मौजूद हूँ, एक बस में, जहां मेरे साथ जो है वो बस में सवार मुसाफिर भी मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। बताइएगा कि कितना किराए में आपको इजाफा नज़र आ रहा है? बताने की ज़रूरत नहीं है, वो तो सबको नज़र आ रहा है कि ज़ाहिर है पेट्रोल महंगा होता है तो आटा भी महंगा हो जाता है। अब जब महंगाई इतनी हो रही है तो बच्चों की पढ़ाई पे इतना असर पड़ता है कि हम सोचते हैं पढ़ाएं ना तो अच्छा है, क्योंकि महंगाई ने तो इंसान की मत मार दी है। क्या करें, कहाँ जाएं, किसको बोलें? यहाँ सुनने वाला तो कोई है नहीं किसी के। कराची में तो ख़ास तौर से कोई किसी की सुनता ही नहीं है। बिल्कुल यकीनन महंगाई से सताई आवाम जो है वो इस वक्त गुस्सा है। इस वक्त मेरे साथ जो है वो बस कंडक्टर भी मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। सर बताइएगा, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो गया तो आप कितना किराया बढ़ाने वाले हैं? हम तो ये कहना चाहते हैं कि किराए भी बढ़ा देना, डीजल महंगा है, पेट्रोल महंगा है, घर का गुजारा नहीं होता है। ये तो तबाही है, हमारा नहीं आवाम का भी तबाही है। कोई गरीब है, कोई अमीर है,
तो किसी का वश नहीं चलते। ये 60 रुपये का रहे, पिछली सोड भी 60 रुपये था, अभी भी 60 रुपये, क्या फ़ायदा है फिर? जब 170 रुपये का पेट्रोल और डीजल था फिर भी ये कराया था 60 रुपये, अभी 20 रुपये बढ़ाया फिर भी वही 60 रुपये। तो इसमें कुछ गुजारा नहीं होते। इतना होता है कि सर हम लोग रात को डीजल डालते हैं, वो मालिक का होता है, हम लोग 500-400 रुपये रात को लेके जाते हैं बच्चों के लिए। जो है वो मुसाफिर के साथ जो है वो कंडक्टर भी जो है वो परेशान हो रहे हैं और इस बात का शिकवा कर रहे हैं कि इनकी जो है वो कहीं से बचत नहीं है, पेट्रोल हो या डीजल हो, हर एक की कीमतें जो है वो आसमान से बातें कर रही हैं। जी बहुत शुक्रिया। गुज्जर नाला औरंगी नाला मुतासरीन केस, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को तौहीन अदालत के नोटिस जारी किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी कमिश्नर कराची को कल तलब कर लिया। एडवोकेट जनरल सिंध भी तलब किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि वज़ीर आला सिंध की तलबी का मामला चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट के बाद करेंगे। वज़ीर आला 1-2 रोज़ के रह गए हैं, उन्हें जेल भेजकर क्या करेंगे? मज़ीद जान लेते हैं। बिलाल अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी, औरंगी गुज्जर नाला मुतासरीन की बहाली का ये मामला है। मुराद अली शाह वज़ीर आला सिंध, उनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई और इसकी समाअत की है सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस सैयद हसन अज़हर रिजवी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने दौरान समाअत अदालत ने इस्तफसार किया फैसल सिद्दीकी एडवोकेट से कि तौहीन अदालत की दरख्वास्त का मामला क्या है, जिस पर फैसल सिद्दीकी एडवोकेट ने सुप्रीम कोर्ट को ये बताया कि अक्टूबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने 2 से 3 अहकाम जारी किए थे। एक में 1 साल और एक फ़ैसले में 2 साल की मुद्दत दी गई थी सिंध हुकूमत को औरंगी और गुज्जर नाला के मुतासरीन की बहाली के सिलसिले में, और ये कहा गया था कि इनको मुतबादिल घर दिए जाएँ, वहाँ पर आबादी बनाई जाए, गैस बिजली पानी की फराहमी यकीनी बनाई जाए। जिस पर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि अगर अक्टूबर 2021 का फ़ैसला है तो इसको अभी 2 साल नहीं हुए और आप 1 से 2 माह कबल क्यों आ गए हैं। जिस पर फैसल सिद्दीकी का ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही ये हुक्म भी जारी किया था कि किराए की मद में मुतासरीन को साल में 2 चेक और 2 साल में 4 चेक दिए जाने हैं, लेकिन सिंध हुकूमत ने अब तक सिर्फ 2 चेक दिए हैं और मज़ीद 2 चेक्स फराहम नहीं किए गए। और आने की एक वजह कबल अज़ वक्त ये भी है कि सिंध हुकूमत ने अब तक एक भी काम नहीं किया है जिससे ये लगे कि वो मुतासरीन के काम में संजीदा है। जिस पर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने ये रिमार्क्स दिए कि वज़ीर आला सिंध का जो मामला है मुराद अली शाह का, वो 1 से 2 रोज़ रह चुके हैं, तो उन्हें उनके ख़िलाफ़ हम तौहीन अदालत के नोटिस कैसे जारी करें या उन्हें जेल भेजकर क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि 1 से 2 रोज़ के बाद निगरां जो वज़ीर आला हैं वो टेक ओवर कर लेंगे सारे मामलात को। तो फैसल सिद्दीकी का कहना था कि चूँकि सुप्रीम कोर्ट फैसले की खिलाफ वर्जी हुई है तो इस पर तौहीन अदालत की कार्रवाई बनती है, लिहाजा जितने भी जो फ़रीक़ैन हैं उनको तौहीन अदालत के नोटिस जारी किए जाएँ। जिसके बाद अदालत ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही अदालत ने चीफ सेक्रेटरी कमिश्नर कराची और एडवोकेट जनरल सिंध को कल 11 बजे 11:30 बजे तलब किया है। ताहम अदालत ने अपनी ऑब्जर्वेशन में कहा है कि चूँकि वज़ीर आला सिंध का मामला कल देखेंगे जब चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट आएगी और अदालत उसका जायज़ा लेने के बाद देखेगी कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को आइंदा तौहीन अदालत के नोटिस में बराह रास्त तलब करना है या नहीं। जी बहुत शुक्रिया बिलाल अहमद, तफसीलात से हमें आगाह कर रहे थे। गुज्जर नाला औरंगी नाला मुतासरीन केस है ये। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को तौहीन अदालत के नोटिस जारी हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी कमिश्नर कराची को भी कल तलब कर लिया है। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट खतरे में आ गया। अफसरान की नाअहली के बायस हब कैनाल की वक्त पर मुरम्मत ना की जा सकी, बाकी कसर टैंकर्स माफिया ने पूरी कर दी। कैनाल से बहने वाले करोड़ों गैलन पानी से औरंगी टाउन ज़ेरे आब आ सकता है। आपको बताएं कि डिस्ट्रिक्ट वेस्ट खतरे में आ चुका है। अफसरान की नाअहली के बायस हब कैनाल की वक्त पर मुरम्मत ना की जा सकी और बाकी कसर टैंकर्स माफिया ने पूरी कर दी है। क्या तफसीलात है जान लेते हैं। एहसन नवासी हमारे साथ मौजूद हैं। एहसन, बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, ये हब कैनाल की सूरत हाल है। बताया ये जाता है कि बरसों से जो है वो हब कैनाल पे काम नहीं हुआ, ऊपर से टैंकर माफिया ने रही सही जो है वो कसर पूरी की है और मुख्तलिफ मकामात पर पॉइंट्स पर जो है वो खड्डे किए हैं ताकि हब कैनाल से पानी जो है वो निकाला जा सके और निकालने के बाद जो है वो लाखों गैलन यौमिया पानी जो है वो फरोख्त किया जा सके। तमाम काम है और इस वक्त जो सूरत हाल है वो शगाफ पड़ने से, खड्डे बढ़ने से पानी जो है वो शिद्दत इख्तियार कर गया और तेजी के साथ जो है तो वो पानी बह रहा है। बताया ये जा रहा है कि वेस्ट का जो इलाका है वो अगर हब कैनाल की मरम्मत की जाएगी मुकम्मल तौर पे तो वेस्ट का जो इलाका है वो कई हफ्तों तक जो है वो पानी की किल्लत का जो है तो वो शिकार हो सकता है। साथ साथ
ये तमाम एमडी वाटर बोर्ड जो है इंजीनियर सैयद सलाउद्दीन को जो है वो अब कैनाल से भरने का जो गैर कानूनी पानी का जो धंधा चल रहा है उस पे जो है वो नजर रखनी होगी। बताया ये जा रहा है अफसरान के बारे में कि तुफैल और कासिम नाम के जो है अब कैनाल पे 2 सुपरवाइजर मौजूद हैं, जो कि जिसमें तुफैल जो है 2 दफा जो है वो टैंकर को पानी फराहम करने के इल्जाम में जो है वो मुअत्तल भी हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद इस माफिया के साथ जो है वो गठजोड़ इतना सख्त है कि अपने टैंकर खरीद के जो है वो सरकारी पानी चोरी करके वाटर बोर्ड के हुकाम ही चोरी कर रहे हैं। और दूसरी जानिब हब कैनाल की सूरत हाल ऐसी है कि अगर वक्त पर मुरम्मत ना की गई तो माई गाड़ी अल्ताफ नगर औरंगी टाउन का जो इलाका है वो शदीद जो है वो मुतासिर हो सकता है। जिस तेजी के साथ जो है वो पानी बह रहा है तो वो ज़ेरे आब आने का जो है वो अवाम का जो हब कैनाल के अतराफ के इलाके हैं उसमें जो है वो शदीद खतरा जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। इस वक्त जो है सूरत हाल इतनी शदीद है कि तेजी के साथ जो है वो पानी बह रहा है और कोई जो है वो अफसरान और अमला जो है वो मौके पर नहीं पहुंच सका है ताकि पानी को जो है फौरी तौर पे इकदामात उठा के जो है तो वो बंद किया जा सके। आवाम का पानी लाखों गैलन यौमिया जो है वो जाया होता है अब कैनाल से चोरी लाखों गैलन पानी चोरी हो रहा है। एहसन अब्बासी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। बल्दिया उस्मा कराची में म्यूनसिपल कमिश्नर की तैनाती, महकमे बल्दियात ने अफजल जैदी को म्यूनसिपल कमिश्नर मुकर्रर कर दिया। महकमे सिंध लोकल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन भी जारी किया है। तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे जुनैद जावेद से। जुनैद बताइएगा। जी बिल्कुल, खुदा की बल्दिया उस्मा कराची को अब मुस्तकिल म्यूनसिपल कमिश्नर जो है वो मिल गया है। अब्दुल जैदी माजी में भी म्यूनसिपल कमिश्नर रहे हैं, जबकि मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब की गुड लिस्ट में सरे फहरिस्त इनका नाम जो है वो आता था। माजी में बड़ी कोशिशें की गई थी कि अब्दुल जैदी को जो है वो किसी तरीके से म्यूनसिपल कमिश्नर ऐसे थे जो कि उनकी तैनाती को लेकर जो है वो मसले पैदा कर रहे थे। तो आप अब हतमी तौर पर जो है वो बल्दिया उस्मा कराची में फौजियात की जानिब से जो है वो नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। ताहम जो माजी में म्यूनसिपल कमिश्नर थे उनकी रिटायरमेंट के बाद जो है म्यूनसिपल कमिश्नर जी बल्दिया उस्मा कराची में म्यूनसिपल कमिश्नर की तैनाती का मामला है और तमाम तफसीलात जुनैद जावेद हमें बता रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। सिंध हुकूमत ने महकमा बराए मेहनत व अफरादी कुव्वत के 18 ग्रेड के 3 डिप्टी डायरेक्टर लेबर को 19 ग्रेड में ज्वाइंट डायरेक्टर लेबर के ओहदों पर तरक्कियां दे दी हैं। महकमे सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं आज़ाद नूरियों से हम जान लेते हैं। आज़ाद बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध ने महकमा मेहनत व अफरादी कुव्वत के 3 18 ग्रेड के डिप्टी डायरेक्टर लेबर को 19 ग्रेड में ज्वाइंट डायरेक्टर लेबर के ओहदों पर तरक्कियां दे दी है। इस हवाले से सुबह सिलेक्शन बोर्ड 2 की मंजूरी के बाद महकमा सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन के तहत तरक्की पाने वालों में अब्दुल समद सुमरो, अली हसन राजपर और अफजल अली पठान शामिल है। तो 19 ग्रेड में ज्वाइंट डायरेक्टर के ओहदों पर तरक्कियां दे दी गई हैं। जी अच्छा, आज़ाद सिंध हुकूमत ने 18 ग्रेड के 7 अफसरान को 19 ग्रेड में भी तरक्कियां दी हैं, इस हवाले से भी बताइएगा। जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने जो है 18 ग्रेड के 7 अफसरान को जो डिप्टी डायरेक्टर है उनको 19 ग्रेड में एडिशनल सेक्रेटरी के ओहदों पर तरक्कियां दे दी है, जिसका भी सुबह सिलेक्शन बोर्ड 2 की मंजूरी के बाद महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 7 अफसरान में मोहम्मद तौफीक, अब्दुल शकूर नूनारी, सैयदा उरूज फातिमा, अब्दुल समद समो, असर मेमन, इब्राहिम मेमन और हाफिज रहमान चना शामिल है, जिनको 18 से 19 ग्रेड में तरक्कियां देकर एडिशनल सेक्रेटरी का ओहदा दे दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया आज़ाद नूरियो। दरामदी बिल और बैरूनी कर्ज की अदायगी पर रुपए पर शदीद दबाव है। डॉलर की एक बार फिर ऊंची उड़ान जारी है। ओपन मार्केट की अगर बात करें तो ओपन मार्केट में डॉलर 302 रुपये पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपये 49 पैसे महंगा हुआ। 291.51 रुपये से बढ़कर 294 रुपये पर पहुंच गया है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, हमारे साथ मौजूद हैं अशरफ खान से जान लेंगे। अशरफ बताइएगा, क्या वजह बताई जा रही है, एक बार फिर से डॉलर की उड़ान जो है जारी है, इस पर बताइएगा। जी निगरान हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज सामने आया है कि दरामदी बिल और बैरून कर्ज की अदायगी पर रुपये पर शदीद दबाव देखा जा रहा है। 2 रोज में देखा जाए अमरीकी डॉलर 5 रुपये 51 पैसे महंगा हो चुका है। आज कारोबार के दौरान इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपये 49 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर जो है 293 के बाद अब 294 रुपये की सतह पे पहुंच गया है।
और माइनिंग का कंसर्न है कि जिस तेजी से डॉलर महंगा हो रहा है उसके ऊपर जो तमाम सनतकार और ताजिर और दामद कुनदान सब परेशानी का शिकार हैं। इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में भी डॉलर एक ही दिन में 2 रुपए महंगा हो गया और 300 रुपए से बढ़कर 302 रुपए तक पहुंच गया। यहाँ पे यूरो भी 2 रुपए इजाफे से 327 रुपए का हो गया है। बरतानी पाउंड जो है 50 पैसे इजाफे से 380 रुपए 50 पैसे का हो गया है। मर्सी दिरहम 83 रुपए 50 पैसे, जबकि सऊदी रियाल 20 पैसे महंगा होकर 80 रुपए 20 पैसे का हो गया। और माइनिंग कंसर्न शो कर रहे हैं जिस तेजी से डॉलर की तलब आ रही है, डॉलर जो है नया हाई करता हुआ दिखाई दे रहा है। जी अशरफ, आप हमारे साथ ही रहिएगा। बिजली के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर सनतकारों का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। पाकिस्तान फूड एसोसिएशन सदर राशिद सिद्दीकी ने महंगाई की रफ्तार तेज़ होने का इंदिया भी दे दिया। कहा कि बिजली के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नुमाया इजाफे से महंगाई और माली मुश्किलात मजीद बढ़ जाएंगी। इस पर भी तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे अशरफ खान से। महंगाई की रफ्तार बिजली की तेज़ी से ऊपर जा सकती है और यहाँ कंसर्न्स हैं कि बिजली की कीमत बढ़ चुकी है, डॉलर एक बार फिर तेज़ी से ऊपर जा रहा है, इसके कितने असरात होंगे। ऑल पाकिस्तान फूड एसोसिएशन के सदर राशिद सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्या देख रहे हैं सूरत हाल। सर देखिए, सूरत हाल तो डेफिनेटली जो मैं देख रहा हूँ आप भी देख रहे हैं कि हर आने वाले दिन पे जो सूरत हाल है वो अब से अब तर होती चली जा रही है। पिछली मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर स्टेट बैंक के गवर्नर ने कहा था कि आइंदा आने वाले दिनों में महंगाई की शरह कम होगी, लेकिन मुझे तो किसी भी हाल में महंगाई की शरह कम होती हुई नज़र इसलिए नहीं आ रही है कि अभी आपने देखा होगा कि उनके ऐलान के बाद बिजली 11 रुपये महंगी हो गई। डॉलर के अंदर भी आजकल आप देखें तो डेली 1-1 डेढ़ रुपये के हिसाब से डॉलर बढ़ रहा है और अभी सुनने में आ रहा है कि बिजली दोबारा मज़ीद और महंगी होने वाली है और डॉलर अभी भी जो उसकी रफ्तार है वो कम नहीं हो पा रही। तो उसकी वजह से डेफिनेटली मैं नहीं समझता कि किसी भी हाल में महंगाई की जो सूरत हाल होगी वो कम से कम होगी। इस वक्त जो सिचुएशन है पाकिस्तान के अंदर बिजनेसमैनों की या सनतकारों की या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, वहाँ पे गैर यकीनी की सूरत हाल जो है बड़े उरूज के ऊपर आ चुकी है और बेतहाशा लोग अपने यहाँ से बिज़नेस को वाइंड अप करके बाहर जाने की प्लानिंग में लगे हुए। और अगर यही रफ्तार रही तो मैं समझता हूँ कि जो आपकी इंडस्ट्रीज़ हैं वो वाइबल नहीं रहेंगी और फिर रफ्ता रफ्ता क्या होगा कि इस वक्त जो ट्रेडर्स हैं वो समझता है कि भाई मुझे ट्रेड करने में ज़्यादा फ़ायदा है निस्बतन इंडस्ट्री चलाने के। तो अगर आप पिछले 20 से 25 साल का मुआवजा करें तो जो पाकिस्तान का मसला रहा वो यही रहा कि जो पॉलिसीज़ बनती हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनती हैं, उनका आपस में उनकी सिंक्रोनाइजेशन नहीं होती कि अगर डॉलर महंगा हो रहा है, 20 पॉइंट बढ़ता जा रहा है और जिस हिसाब से आपके बिजली के बिल बढ़ते चले जा रहे हैं तो जो काम करना है वो ऑलमोस्ट नामुमकिन होता चला जा रहा है। तो लोगों के अंदर एक डिप्रेशन की सूरत हाल है। बेतहाशा लोग अपनी इंडस्ट्रीज़ बंद कर रहे हैं, बेतहाशा लोग अपनी इंडस्ट्रीज से लोगों की तादाद को कम कर रहे हैं। तो ये अगर यही सूरत हाल रही तो अभी जो पाकिस्तान की आबादी है वो आपने देखा होगा कि कहाँ से कहाँ जा चुकी है। तो अगर इन हालात पे फौरी तौर पे काबू नहीं पाया तो आने वाला वक्त जो होगा वो पाकिस्तान की मईशत के लिए इंतहाई बदतर वक्त होगा। जी, जैसे कि आपने सुना शदीद कंसर्न्स हैं। यहाँ पे स्टेट बैंक के गवर्नर ने साफ कहा था कि आगे चलकर दिसंबर तक महंगाई की रफ्तार में कमी होगी, लेकिन जो सूरत हाल है हकीकत में ये है कि बिजली 11 रुपये महंगी हो गई है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ गई हैं, साथ ही अब दीगर अजनास की कीमतें जो बढ़ी हैं उसका इम्पैक्ट ये होगा महंगाई की रफ्तार एक बार फिर तेज़ी से ऊपर की तरफ जाएगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज सरमायाकारों की जानिब से शेयर्स की फरोख्त का सिलसिला जारी है, जिसके बाइस मार्केट में कारोबार के आगाज से ही मनफी रुझान जारी है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज सरमायाकारों की जानिब से शेयर्स की फरोख्त का सिलसिला जारी है और इसके बाइस मार्केट में कारोबार के आगाज से ही मनफी रुझान देखने में आ रहा है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, अयाज राना हमारे साथ मौजूद हैं। अयाज, बताइएगा क्या वजह बताई जा रही है इसकी? जी बिल्कुल, आज सुबह से ही जो हमने देखा मार्केट के अंदर जो है एक प्रेशर बिल्डअप हुआ है और मार्केट के अंदर जहां हमने सुबह देखा था कि वो 100 से ज़ायद पॉइंट्स है, लेकिन अब वो बढ़ते बढ़ते जो है वो 350 पॉइंट से ज़ायद जो है इस वक्त 100 इंडेक्स से जो माइनस हो चुके हैं। वो 48,000 जो है 232 की सतह तक जो है वो पहुंच चुका है। मार्केट के अंदर इस वक्त जो बेयकीनी की सूरत हाल है उसकी वजूहत जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ जिब्रान सरफराज मौजूद हैं। जिब्रान से ही जानते हैं। जिब्रान, ये क्या एकदम से मार्केट के ऊपर इतनी सर्टेनिटी जो
आगे ये इनसर्टेनिटी क्या वजूहत बन रही है? देखें, जैसे ही निगरान हुकूमत ने जो सेटअप संभाला है, इसके बाद आप देख सकते हैं कि पेट्रोल के जो प्राइसेस हैं कल भी तकरीबन बढ़ाए गए, जिसके बाद जो है आप देख सकते हैं कि इसके साथ साथ आप डॉलर के जो प्राइसेस हैं उसमें भी काफ़ी इजाफा हुआ है। तो ये दो फैक्टर हैं जिसकी वजह से आज मार्केट में जो है बेरिश ट्रेंड देखा गया है। तो मजीद जिस तरह स्टेबल होगा, जिस तरह पाक रुपीज़ स्टेबल होगा और साथ साथ जो इलेक्ट्रिक के प्राइसेस और दूसरी चीज़ें जो बेहतर होंगी तो मार्केट फिर दोबारा स्टेबल हो जाएगी। तो ये जो पेट्रोल के प्राइसेस अचानक जो कि उम्मीद नहीं की जाए थी, साथ साथ डॉलर एकदम से इतना ज़्यादा बूम मार गया, तो क्या ये इफेक्ट करता है मार्केट को इतना? हाँ बिल्कुल, क्योंकि डॉलर एक हमारे इंपोर्ट बेस्ड कंट्री है और पाकिस्तान की जो इंपोर्ट है ज़्यादातर ऑयल ही है। देखिए ऑयल के प्राइसेस बढ़े हैं तो उसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि जितनी इससे रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे कि आप खाने पीने की चीज़ें, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, तो इसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट जो है वो आम पब्लिक पे आएगा। तो जैसे ही जब तक जो इस डॉलर का बढ़ना एक तकरीबन हर चीज़ को इफेक्ट करता है। तो हम जी, दूसरे रोज सरमायाकारों की जानिब से शेयर्स की फरोख का सिलसिला जारी और मनफी रुझान मार्केट में देखने में आ रहा है। अयास राना अपडेट करे थे, आपका बहुत शुक्रिया। खेल की दुनिया का रुख करें और आपको बताएं कराटे की साउथ एशियन गोल्ड मेडलिस्ट कुलसुम हजारा ने कोचिंग शुरू कर दी है। कहती हैं कि मुल्क में बेपनाह टैलेंट है, सरपरस्ती के साथ खिलाड़ियों के लिए रोजगार के दरवाजे खोले जाएं। मज़ीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे जावेद इकबाल। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ साउथ एशियन गोल्ड मेडलिस्ट कुलसुम हज़ारा के साथ। कराटे में इन्होंने बड़ा नाम बनाया और 3 मरतबा की ये चैम्पियन रही हैं। अब कोचिंग की दुनिया में इन्होंने कदर मत दी हैं। तो हम बात करें कुलसुम, किस तरह देख रही हैं? अब आपने अपनी फील्ड चेंज की है, कराटे ही है लेकिन पहले खेल था, अब कोचिंग है। जो सिन कराटे है, जो स्पेशली गर्ल्स को कहूँगी, कराटे में इतनी उनके में अचीवमेंट्स नहीं है, लेकिन मेरी एम है कि इस फील्ड में कराटे में और भी इस तरह की लड़कियाँ, जिस तरह मैं हूँ मैंने पार्टिसिपेट की है और इस तरह और लड़कियाँ हैं पार्टिसिपेट करें। इस तरह के कोचिंग कोर्स से जो एक ग्रास रूट लेवल से जो हम कराटे के लिए काम कर सकेंगे, इससे और अच्छे प्लेयर्स सामने आ जाएंगे। हम कोचेस के ऊपर काम कर रहे हैं, उनको डोपिंग का जो आजकल इशू है, डोपिंग के बारे में बता रहे, रूल्स के बारे में बता रहे, कुछ टेक्निक्स वगैरह बताएंगे, कोचेस को लाइक उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बताएंगे। आई होप, क्योंकि कोच ही है जो अपने प्लेयर को रेडी कर सकते हैं, एक एथलीट को अच्छे लेवल तक पहुंचा सकते हैं। बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं ख़ुद भी डिपार्टमेंट की तरफ से खेलती हूँ। अब तो माशाल्लाह से ऐसे हो गए कि बहुत सारे प्लेयर्स जिनको फाइनेंशियली बहुत इश्यूज़ थे, वो जॉब है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके अभी आई थिंक मैंने सुना है कि जॉब अभी बैंड है, सॉरी रेगुलर बैंड है या वो भर्ती नहीं करवा रहे। सो आई होप कि गवर्नमेंट की तरफ से ये बैंड हट जाए और जिन लोगों के प्रमोशंस रुके हुए हैं या जो रेगुलर होना चाह रहे हैं, सो उनके प्रॉब्लम सॉल्व हो। यस कुलसुम, सुना आपने कुलसुम हज़ारा बताया थी कि कोशिश यही है कि बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस हो और खिलाड़ियों की जॉब का मसला हल हो, तो यकीनन इस खेल में भी कारकर्दगी खूब निखर के सामने आएगी। जी, विमेन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स गुलशन इकबाल में जश्न आज़ादी बैडमिंटन टूर्नामेंट खेला गया। तफसीलात बताएंगे मोहम्मद हमाद। देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ KMC वुमेन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, जहाँ पर जश्न आज़ादी के मौके पर थ्रो बॉल और जो है बैडमिंटन का टूर्नामेंट जारी है। इस वक्त जो है बैडमिंटन का एक टूर्नामेंट खेला गया है जिसमें KMC वुमेन की टीम और जो है शायरा लियाकत गर्ल्स कॉलेज की टीम के दरमियान हुआ, जिसमें KMC वुमेन की जो टीम है वो जीत चुकी है। हमारे साथ मौजूद हैं जीतने और हारने वाली खिलाड़ी, हम उनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो आप मुझे बताइएगा, आप लोग ने ये मैच जीता है बैडमिंटन का, तो क्या कहेंगी? जश्न आज़ादी का मौका है, इस हवाले से ये इवेंट कराया गया है KMC वुमेन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ने। अल्हम्दुलिल्लाह, ये ऐसे इवेंट्स होने चाहिए। एक लड़कियों के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ये। ऐसे बहुत सारे थ्रो बॉल हो रही है, बैडमिंटन हो रहा है, हम क्लब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हम जीते भी हैं इसमें। और ये इंडिपेंडेंस डे की बेसिकली सेलिब्रेशन हो रही है इसमें रह के हो रहा है। तो वी आर वेरी हैप्पी कि ऐसे इवेंट्स होते रहने चाहिए। ऐसे हमें बहुत मौके मिलेंगे बच्चों को खेलने के। ये देखिए, हमारे साथ ये मौजूद हैं कि अपना जो है इवेंट बड़ा ज़बरदस्त कराया जा रहा है। मैं इनसे बात करता हूँ। हमारे साथ दीगर लड़कियाँ भी मौजूद हैं जो ये मैच खेली थी शायरा लियाकत गर्ल्स कॉलेज की, ये जो है हारी हैं। इनसे मैं बात कर लेता हूँ। आप मुझे बताइएगा, आपने ये मैच खेला लेकिन आप मैच तो ना जीत सकी, लेकिन बड़ा ज़बरदस्त आपने खेल पेश किया, तो क्या कहेंगे? मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे जो सीनियर्स थे उनके साथ बहुत अच्छा मैच रहा और बहुत मुझे फ़ख्र हो रहा है कि मैं उनके साथ खेली हूँ। और लेकिन मैंने जीता तो नहीं, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की थी। उसमें मेरी थोड़ी इंजरी भी हो गई, लेकिन मैं बहुत अच्छा लग रहा है इनके साथ खेल के मुझे। अच्छा, आप मुझे बताइएगा क्या कहेंगे? इनसे खेल के बहुत कुछ सीखा भी हमने कि हमें किस तरह के गेम खेलना चाहिए, किस तरह करना चाहिए। सीनियर रहे, अच्छा रहा मैच, इवेंट भी बहुत अच्छा रहा माशाल्लाह। देखिए, बड़ी लड़कियां जो है काफ़ी खुश हैं इस इवेंट के हवाले से। इनका ये कहना है कि इस तरह के इवेंट जो है वो आगे भी होने चाहिए, ताकि जो लड़कियां हैं वो अपने घरों से निकल कर इस तरह के माहौल में आकर जो है अपने आप का अपना जो टैलेंट है वो शो कर सकें। जी,
कराची चिड़ियाघर में हलाक होने वाले बनमानस की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सिटी 21 ने हासिल कर ली। रिपोर्ट में बनमानस की वजह हलाकत जो है हार्ट अटैक बताई गई है। तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे जुनैद जावेद से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के चिड़ियाघर में, जहाँ पर बनमानस की हलाकत का मामला जो है वो सामने आया था। इसमें हमने देखा कि डॉक्टर्स की जानिब से पहले तस्दीक की गई थी कि बनमानस का जो हलाकत का मामला है वो हार्ट अटैक से हुआ है। ताहम अब जो है वो बाकायदा तौर पर पोस्टमार्टम के बाद रिपोर्ट्स भी सामने आ चुकी हैं, जिसमें यही बताया गया है कि बनमानस की जो हलाकत हुई है वो हार्ट अटैक से हुई है। इसी हवाले से हमारे बात करने के मौजूद हैं सीनियर डायरेक्टर ज़ू सफारी एंड रिक्रिएशन इकबाल नवाज साहब। इकबाल साहब, आप लोगों ने टीम पहले भी उतारी थी और बहुत सारे प्रोपेगेंडे और कयास आराइयाँ भी चल रही थी कि इंतज़ामिया ख्याल नहीं रख पा रही है जानवरों का, क्या कहेंगे इस बात? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ख्याल 24 घंटे रखा जाता है ज़ू में तमाम जानवर का, और सफाई का और इनके जो है दवाओं का तमाम। और ये जिस तरह चिंपैंजी है ये बिल्कुल सेहतमंद था। इसको कल से हमारे डॉक्टर्स भी बता रहे थे कि ऐसा लग रहा है कि इसको हार्ट अटैक हुआ है, और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ये बात तस्दीक हो गई है कि इससे हार्ट अटैक ही हुआ था। थैंक यू। डॉक्टर साहब, आप भी कल यहाँ मौजूद थे। आपने बताया था कि 9 बजे सीनियर डायरेक्टर विज़िट करके गए और फिर 12 बजे 11:30 बजे के करीब ये वाक़या पेश आया, तो आप लोग उस वक्त 100% थे? बिल्कुल यहीं पे मौजूद थे। और हार्ट अटैक जैसे सडन, इंसानों में हार्ट अटैक सडन होता है और कोई कभी तिब्बी इमदाद का मौका तक नहीं मिलता है, वही कंडीशन के साथ भी हुई है। सडन हार्ट अटैक होता है तो उसमें जानलेवा साबित होता है वो। तो जो ये जो चिंपैंजी था इसका पोस्टमार्टम आपने कराची ज़ू में ही किया, और अब क्या? बिल्कुल, हमारे मेंबर ऑफ पैनल वेट एक्सपर्ट हैं डॉक्टर MS पीरज़ादा साहब, उन्होंने पोस्टमार्टम किया और उसमें यही पाया गया कि उसको कार्डियक अरेस्ट हुआ था, यानी हार्ट अटैक हुआ था। जी बिल्कुल, डॉक्टर पीरज़ादा के मुताबिक भी यही बताया गया है कि जब चिंपैंजी की हलाकत हुई और उसके बाद जब पोस्टमार्टम किया गया तो उस पोस्टमार्टम में इसके गुर्दे और फेफड़े जो है वो दुरुस्त तरीके से जो है वो काम कर रहे थे और उसके अंदर किसी भी किस्म का जो है वो मर्ज़ सामने नहीं आया। ताहम क्योंकि हरकत कल्ब बंद होने से खून जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, जिसकी वजह से चिंपैंजी जो है वो हलाक हुआ है। जी, घरेलू तनाज़ात के बाइस मुख्तसर अरसे के लिए शोबे से किनारा कशी इख्तियार करने वाले बासलाहियत अदाकार फिरोज़ खान ने अपने नए ड्रामे की शूटिंग के दौरान ली गई तस्वीर जारी कर दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर जारी इस तस्वीर के कैप्शन में उनका कहना है कि मैं अपनी खुशियों भरी दुनिया में वापस आ चुका हूँ। घरेलू तनाज़ात के बाइस मुख्तसर अरसे के लिए शोबे से किनारा कशी इख्तियार करने वाले बासलाहियत अदाकार फिरोज़ खान ने अपने नए ड्रामे की शूटिंग के दौरान तस्वीर ली है और तस्वीर सोशल मीडिया पर जारी की गई है। आपको एक बार फिर से बताएं कि मारूफ अदाकार फिरोज़ खान की शोबे से किनारा कुशी के बाद एक बार फिर एंट्री दे दी है। फिरोज़ खान ने नए ड्रामे की शूटिंग के दौरान ली गई तस्वीर जारी कर दी। तस्वीर के कैप्शन में कहा, मैं खुशियों भरी दुनिया में वापस आ चुका हूँ।